अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने असाइनमेंट देखी थी? जी सर, मैंने शुरू कर दिया है और वो कर भी दिया है लीनियर वाला। बस वो जी, डिस्कस करना था, कुछ ग्राफिकल रिजल्ट है, तो अगर अभी क्लास के बाद अगर ठीक है, थोड़ा श्योर। डिस्कशन सही है। टाइम दे देंगे तो फिर बिल्कुल इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल डिस्कस कर बिल्कुल। लेते तो हैं। मैं वो भी शुरू कर देता हूँ। सही है, ठीक है। मैं बस इसको आज की क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वाइंड अप हो जाए। कॉमसोल का पार्ट भी जो है देयर इज समथिंग एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, जो आज हम तो उसका बेसिक्स देखेंगे। तो लेट मी जस्ट क्विकली सी कि हमने क्या किया था, उसके बाद आई वुड मूव टू वन नोट। वहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ से कुछ चीज़ें जो है वो करना चाह रहा हूँ, ताकि हम लोगों को ये वाली जो डिफॉर्मेशन मैकेनिक्स जो चल रही है सारी डिफॉर्मेशन ग्रेडिंग वगैरह, उससे हमारी चीज कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं। तो बेसिकली हमने जो बात की हुई है, वी हैव सेड कि हम लोग डिफरेंट स्ट्रेन मेजर्स डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से पहली जो चीज हमने बात की थी दैट वाज द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। और डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज एसेंशियली आप वेक्टर का वेक्टर से जब ग्रेडियंट ले रहे होते हैं, तो आपके पास हर कंपोनेंट का दूसरे वाले वेक्टर के हर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से ग्रेडियंट मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा होता है। तो मैपिंग होती है डिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स की विद रिस्पेक्ट टू द अनडिफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हम जो डिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हमारे स्मॉल लेटर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल लेटर से जो हमारे अनडिफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेके देख रहे हैं कि किस कौन सा चेंज जो है वो किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है। ऐसी कुछ एग्जांपल्स अभी आएंगे दैट वुड एक्चुअली मेक दिस अ लॉट मोर क्लियर। दैट इज वन थिंग। उसके बाद हमने इसी से रिस्पेक्ट से देखा था कि डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट कैन हेल्प अस डिफाइन वॉल्यूम चेंज एज वेल, एंड दिस विल बी नीडेड इन टुडेस क्लास एज वेल। तो हमारे पास अगर कोई भी डिफॉर्मेशन डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू मतलब कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3, अगर हम डिफॉर्म कोऑर्डिनेट स्मॉल x1 2 3 निकाल रहे हैं, तो essentially जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है दैट इज द जेकोबियन टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। जेकोबियन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। उसको अगर हम इनिशियल डिफरेंशियल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल वॉल्यूम आ रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग इंटीग्रल्स। तो अगर हम कोई डिफॉर्म कोऑर्डिनेट में इंटीग्रल लेना चाह रहे हैं, वी कैन एक्चुअली डू दैट इन द अनडिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज नोन। डिफॉर्म हमें शेप नॉर्मली पता नहीं होती इनिशियली। फिर हमने बात की थी डिफरेंट स्ट्रेन मेजर्स की। हमने ग्रीन लाग्रांज स्ट्रेन टेंसर की बात की थी विच इज डिफाइंड इन द अनडिफॉर्म्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से बात हो रही है। और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट बात की थी वो ये की थी कि हम लोग इट इज स्टिल डेल्टा एल अपॉन एल, बट हम लोग स्क्वायर्ड में जा रहे हैं, ताकि और ताकि हम उसको माइनस प्लस को रिमूव करना चाह रहे हैं इसका। ठीक है, हम लोग स्क्वायर करके बात कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम लोगों ने बोला है कि अब एल जो है जिससे हम डिवाइड करा दें डिनोमिनेटर से, दैट कैन चेंज। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल हमारे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में दिस वाज जस्ट द लेंथ, क्योंकि स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात हो रही थी, इट डिड नॉट मैटर। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में लेंथ आ रही है दैट कुड बी द ओरिजिनल लेंथ, और इट कुड बी द डिफॉर्म्ड लेंथ, फाइनल लेंथ। दोनों के केस में हमारे पास जो स्ट्रेन मेजर आएगा वो डिफरेंट आएगा। अनडिफॉर्म्ड लेंथ के रिस्पेक्ट से जब हम देख रहे होते हैं दैट इज द ग्रीन लाग्रांज स्ट्रेन टेंसर। और अगर हम लोग इसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू आई जस्ट स्किप दिस, आई कम बैक टू दिस। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू द डिफॉर्म्ड लेंथ dx देख रहे होते हैं, देन इट बिकम्स द एलमांसी टेंसर और द ऑयलिनियर स्ट्रेन टेंसर। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेन टेंसर्स की खास बात यह है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन। तो अगर हम कोई रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं किसी भी बॉडी की, देन द स्ट्रेन वुड कम आउट टू बी जीरो, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली जो चीज है इसीलिए की गई है क्योंकि हम लोग लार्ज डिफॉर्मेशन की बात करें जिसमें रोटेशन आर आल्सो पॉसिबल। तो रोटेशन एसेंशियली इज नॉट कॉजिंग डिफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ द बॉडी, तो उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये काम नॉर्मल इंजीनियरिंग स्ट्रेन के लिए करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ रही है विच इज essentially wrong. Rotation should not cause a strain in the body. सिमिलरली कोई ना कोई स्ट्रेस भी निकल के आ जाएगा अगर स्ट्रेन निकल के आएगा। तो रोटेशन से कोई बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होती तो स्ट्रेस भी नहीं आना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी नीड लार्ज डिफॉर्मेशन मेजर्स। तो ये वाली बात हमने की थी। और उसके बाद हमने जो काम आज करना है मेनली दैट इज पोलर डिकम्पोजिशन। बट बिफोर डूइंग दैट आई वांट टू जस्ट गो टू
my OneNote and work with that ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा जो है just move this here. Right. So what I want to do is हम लोग सिंपल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट की ताकि हम लोगों को उससे थोड़ी सी चीज जो है और क्लियर हो जाएगी कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। अगर हम सबसे पहले देखें एक ऐसा केस जिसमें हमारे पास सिंपली स्ट्रेचिंग हो रही, तो हम लोग जिस शेप की बात कर रहे हैं इट इज एसेंशियली, अगर हम x1 x2 की जगह xy ले लें चीज को सिंपल करने के लिए, तो हमारे पास एक बॉडी है which is a square shape originally, and then we are stretching it to a shape like this. ठीक, इसकी डिफॉर्मेशन तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं इस स्ट्रेचिंग को किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो व्हाट आई वुड, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो x डायरेक्शन में लेंथ है ये डबल हो रही है और y डायरेक्शन में जो साइज है वो 1.5 टाइम्स। देन माय फाइनल कोऑर्डिनेट्स x and y would be, x would be simply x depends on only x। अगर मैं y में मूव कर रहा हूं तो मेरा x डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ x के ऊपर डिपेंड है, कैपिटल x पे डिपेंड, और कितनी हो रही है, ट्वाइस हो रही है, तो इट्स 2x एंड इट्स 0y, कोई y के ऊपर डिपेंडेंस नहीं। अगर कोई ऐसी चीज हो रही होती देन इट वुड हैव मेंट कि जैसे जैसे y चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका फाइनल x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे x कोई साथ y का फंक्शन भी x बन रहा होता है आपका, तो वो अब इस केस में हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो दिस थिंग इज नॉट देयर फॉर अस राइट नाउ, हमारे केस सिंपल केस है, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ स्ट्रेचिंग, और इस केस में हमारे पास जो y बन रहा है y में भी अगेन यही चीज है, कोई डिपेंडेंस नहीं है y की कैपिटल x के ऊपर, तो इट्स 0x एंड y 1.5 टाइम्स हो रहा है तो इट्स सिंपली 1.5 टाइम्स y। डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट अगर हम निकालना चाह रहे हैं, अच्छा हम सिर्फ 2D में बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपली पार्शियल स्मॉल x बाय पार्शियल कैपिटल x, पार्शियल स्मॉल x सॉरी बाय पार्शियल कैपिटल y है, partial small y by partial capital X or partial small y by partial capital Y. This is our f. So this turns out to be 2, 0, 0 and 1.5. And once you have f, you can calculate your right and left Cauchy stretch tensors, and then you can also calculate your Almansi strain and Green-Lagrange strain. वो सारी चीजें calculate हो सकती हैं, तो इससे there is the main point is कि आपको बस deformation gradient निकालना चाहिए। Once you have that, then you can move। ठीक, एक और एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास किस किस्म का कोई केस बन रहा हो, again the same body, but I have a case of simple shear, तो मेरे पास इस तरह की deformation, right? So it is moving like this। इस केस में हमारे पास दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होगी, तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास x में कोई चेंज नहीं आ रहा, x remains the same। Then in this case our x small x could be 1x, which means basically जो initial x था वही final x है और y के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं, तो जो ओरिजिनल x की वैल्यू थी वही फाइनल x की वैल्यू। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, बट y नाउ इज चेंजिंग, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा y इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि इफ दिस वाज 1 यूनिट्स, तो ये जो फाइनल y निकल के आ रहा है इस पॉइंट का दैट इज 0.5, 50% ऑफ x, कोई कहीं पे भी अगर दिस इज लेट्स से 0.5, if this is 0.5 then this height is 0.25, 50% आ रहा है, हम ये कह रहे हैं। And in this case this would be, we are saying कि आपका जो small y है that is 0.5 times capital X
और ओरिजिनल y जो था दैट इज देयर, ठीक है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल y की वैल्यू 1 थी तो उसके अंदर आपने 0.5 टाइम्स x सिर्फ ऐड कराया, ठीक है। तो इस केस में y ओरिजिनली 0 था तो फाइनल y बिकम्स आपका 0.5x, ठीक है। तो दिस इज नाउ माय x and y and I can just write my deformation gradient in this case and it will turn out to 1 0 0.5 and 1. एक चीज इसमें नोट कीजिए, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस डज नॉट नीड टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज ए जनरली एन अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्पेशल केसेस में सिमेट्रिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट नेसेसरीली सिमेट्रिक, ठीक है। कुछ इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक। अगर हम सिंपल शेप की जगह एक प्योर शेप का केस अज्यूम करें कि जिसके अंदर हमारे पास एक बॉडी है and it is deforming like this, हमारे पास इधर से भी डिफॉर्मेशन होगी और उधर से डिफॉर्मेशन होगी। Then the equation in this case would be, जो लॉजिक हमने यहाँ पे y पे अप्लाई की, सेम लॉजिक हमारे पास अब x पे भी अप्लाई होगी, y पे भी अप्लाई होगी। तो जो x की ओरिजिनल वैल्यू है दैट रिमेन्स, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, x की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर y के साथ हम कोई कंपोनेंट ऐड करा है, तो हम वो कह रहे हैं कि y के साथ जो कंपोनेंट ऐड हो रहा है दैट इज ओनली 0.5y, सही। एंड सिमिलरली अवर स्मॉल y वुड बी, ओरिजिनल y की वैल्यू अपनी जगह रही, उसके अंदर हमने थोड़ा सा x ऐड करा, and this gives me a deformation gradient which is symmetric. Once you have f, you can then go ahead and calculate other things if you want. तो आप उसको calculate कर सकते हैं, for example the strain tensors, या फिर आज जो हम चीज करने जा रहे हैं polar decomposition की, कि आप उसमें से ये चेक कर लें कि rotation कितनी है और stretching कितनी है। If I give you a deformation gradient, you can then go ahead and calculate कि इसमें actual stretching कितनी हो रही है और rotation कितनी है। तो वो जो polar decomposition को हम कहते हैं, which is partitioning of this deformation gradient into different tensors, एक rotation tensor होगा और एक stretch tensor, वो वहां उस चीज में आएगा। उस चीज से मूव करने के लिए तो let's just see a general example। तो एक general example हमारे पास ये है कि हम again we are starting with the same shape, ठीक हो गया। You can just change the color, थोड़ा सा overlap हुआ होगा, that would be easy। So if we have something like this, and this might not be exactly इसको पूरा स्केल नहीं होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ मूव हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ मूव हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ मूव हो रहा है, सही। और इसकी इक्वेशन जो बन रही है दिस इज जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। तो हम कह रहे हैं जनरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिसकी इक्वेशंस ये हैं 1.3 times capital X minus 0.375 times y, and y is so this we did not actually get these equations from the figure, हमने figure probably इसके respect से मैंने of course कहीं से उठाई हुई है। तो this is हम लोग सिंपल चीजों में तो ड्रॉ कर सकते हैं। If I give you a very simple case, you can actually figure out the equation directly. But for very complicated cases, it becomes a trial and error process. तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको एनालिटिकली अराइव हो सकते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ता है अगर आपको किसी डिफॉर्मेशन से उसकी इक्वेशन बनानी पड़े। तो दैट इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मुझे काम नहीं कर रही। तो अब अगर लेट्स अज्यूम कि हमें ये डिफॉर्मेशन की इक्वेशंस पता थी कि हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, देन we can then calculate our deformation gradient very easily। तो deformation gradient निकालने के लिए सबसे पहले small x के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल X एंड कैपिटल Y आ गया, और हमारे पास स्मॉल y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल X और स्मॉल y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया हमारा डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट।
अब बिफोर वी मूव ऑन टू the polar decomposition, I already have the results of the polar decomposition of this. So let's just understand क्या हुआ. तो उसमें हमारे पास एक काम जो हो रहा है कि हम अगर स्टेप 1 ये करें कि हम इसको स्ट्रेच करें. We're going to define equations, intermediate set of equations, which are going to control the amount of stretching in this body. Okay? And then we are going to rotate. Okay? तो हमारे पास जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है दैट इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन. अब ये दिस इज ये चीज हमें अभी डायरेक्टली पता इसलिए कि हम तो पोलर डिकम्पोजिशन का सॉल्यूशन कर चुके हैं. ठीक है, तो ये इट्स नॉट समथिंग दैट वी इंट्रिंसिकली नो, हमें निकालनी पड़ती है चीज. अभी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं. तो दिस इज 1.5 टाइम्स x प्लस 0y. तो स्मॉल जो आपका इंटरमीडिएट x है, स्ट्रेचिंग हो रही है वो x की सिर्फ x पर डिपेंडेंट है, y की सिर्फ y पर डिपेंडेंट है. एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस फिगर बिकॉज आपके पास एंगल्स चेंज नहीं हो रहे. ठीक है, जैसे हमारे पास इस शेयर के केस में जो इंटरनल एंगल्स हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं. आपके पास जो ये वाला केस है इसके अंदर एंगल्स चेंज नहीं होते. दिस मींस कि आपका x कोऑर्डिनेट सिर्फ x पर डिपेंडेंट है, y कोऑर्डिनेट सिर्फ y पर डिपेंडेंट है स्ट्रेचिंग है. ठीक, तो y में हमारे पास कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी. तो इट्स 0x प्लस 0.75y. दिस इज एन इंटरमीडिएट सेट ऑफ इक्वेशंस. इस इंटरमीडिएट सेट ऑफ इक्वेशंस को वी कॉल अ स्ट्रेच टेंसर. ये जो स्ट्रेच टेंसर को हम यू कहते हैं और यू भी कहते हैं. जी जी बोलिए प्लीज. सर ये स्ट्रेच वाली चीज वापस से बता दो, मेरा नेट काफी वो डिस्टॉर्ट हो गया आवाज. सर आपकी आवाज ओके 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 ठीक है. ये नेट का थोड़ा सा इशू जो है ना रीएसयू के अंदर चल रहा है. हो गई, फिर से समझा दे. मैं फिर से समझा देता हूँ. अगर दोबारा नेट का मसला मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन होगी सर आपके पास भी बताइएगा. इसमें तो और कोई ऑप्शन भेजेगा. ठीक है, तो हम करना क्या है, हम करना ही चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास केस है दिस थिंग वी वांट टू हैव 2 स्टेप्स इन दिस. स्टेप 1 इज कि हम अपनी इस बॉडी को पहले स्ट्रेच कर लें. एंड स्टेप 2 इज कि हमारे पास जो ये स्ट्रेच्ड बॉडी आई है इसको हम रोटेट करा दें. ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेचिंग एंड दिस इज रोटेटिंग. तो हम किसी भी जनरल डिफॉर्मेशन को 2 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज प्योर रोटेशन एंड वन इज प्योर डिफॉर्मेशन. कि मतलब उसमें रोटेशन नहीं होगी, सिंपली आपके पास स्ट्रेचिंग हो रही होगी, शेयरिंग हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, बट रोटेशन कोई नहीं. तो रोटेशन हटा के हमारे पास जो कुछ बच रहा है दैट इज आवर स्ट्रेचिंग. और फिर उसके अंदर हम रोटेशन भी ऐड करा सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. हम सबसे पहले वी जस्ट ट्राइंग टू सी अभी ये सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है इस पर्टिकुलर केस में, दिस सॉल्यूशन वी स्टिल डू नॉट नो हाउ टू फाइंड दिस. So we still have to cover that part. Okay, वाला part अभी हम कर रहे हैं. I'm just trying to show you that it is possible to divide any general deformation gradient into 2 different tensors which are multiplying together. एक stretch होगा और एक rotation होगा. ठीक, तो इस stretch tensor को अगर मैं इसको इस stretch की जो हमारी equations है इनको अगर मैं tensor में convert करूँ उसी तरीके से जैसे हम deformation gradient करते हैं तो derivatives लेके this turns out to be 1.5, 0, 0 and 0.75. ठीक है, उसके बाद हमने जो काम करना है वो हमने ये काम करना है कि इस न्यू कोऑर्डिनेट्स को हमने रोटेट करा. वो जो रोटेशन होगी हमारे पास, तो स्टेप 2 हमारे पास जो आएगा that would be rotation. And the rotation equations are x प्राइम जो हमने अभी ऊपर x और y प्राइम लिखा है उसकी फॉर्म में लिखी है. 30 डिग्रीज की रोटेशन करा रहे हैं.
तो अगर हम इस चीज को भी सेम चीज करें, हम इसको रोटेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। रोटेशन मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्यू की बुक में जो हमारी नामों की जो बुक है उसमें क्यू यूज हो रहा है, कुछ जगहों पे आर यूज हो रहा होगा, वो इंटरचेंजेबल है, हम क्यू पे स्टिक करते हैं अभी। तो दिस टर्न्स आउट टू बी cos 30 minus sin 30, sin 30 and cos 30. What you can show, तो मैं अभी लिख रहा हूं, but you will be able to show this, is that your deformation gradient can be written as 2 steps. तो आप अगर इसको इस तरीके से लिखते चलें, सबसे पहले लेट्स राइट इट लाइक दिस। हम ये कह रहे थे हमारे पास जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल xy, these are equal to f times your initial coordinates, because हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तो लीनियर इक्वेशंस की तो हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास जो चीज हो रही है वो क्या हो रहा है कि हमने बोला कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है which can be found out by multiplying our u with the undeformed coordinates, and then I can find out my final coordinates by rotating these intermediate coordinates, which basically means कि हम अपना xy निकाल सकते हैं final by first stretching and then rotating our coordinates. So हम अगर this is essentially this thing, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, and if I rotate this thing, this is the same as writing f times the original coordinates. ठीक हो गया? तो इसमें से जो चीज देखने की है दैट इज कि हमारे पास f की जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है दैट इज q टाइम्स g। हमने एक इनिशियली हमने क्या किया, q u लिखा हुआ, इसका मतलब है राइट वाला ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा, राइट? वो भी वेक्टर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाला ऑपरेशन पहले होगा, तो राइट साइड पे पहले स्ट्रेचिंग हो रही है एंड आफ्टर दैट वी आर रोटेटिंग। तो दिस इज स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय अ रोटेशन। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, वो ये है कि आप पहले रोटेट करें एंड देन यू ट्रांसलेट, सॉरी स्ट्रेचिंग, ठीक है? उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमारे पास स्ट्रेच टेंसर जो भी आएगा, रोटेशन विल रिमेन द सेम बट द स्ट्रेच विल चेंज, कि अगर आप पहले करा रहे हैं कि बाद में करा रहे हैं। तो अगर हम सेम काम को दूसरे तरीके से लिखना चाहें, दैट वुड टर्न आउट टू बी VQ, ठीक है? तो अगर मैं Q सेम रहेगा बट V वुड चेंज, सही है? तो अगर हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय रोटेशन या रोटेशन फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग, हाँ पर स्ट्रेच का जो टेंसर होगा दैट वुड, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड वी कैन नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। हम ये देख सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप बन रही है दोनों के बीच में। तो लेट्स जस्ट ट्राई दैट। तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि आवर f इज इक्वल्स टू VQ एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू QU, ठीक है? तो अगर मैं V निकालना चाह रहा हूं तो व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू मूव दिस Q टू द राइट साइड, और अगर ये V के राइट पे है तो ये Q के भी राइट साइड पे, इस पे भी ये राइट साइड, U के भी राइट साइड पे आएगा। तो अगर V would turn out to be Q times U times Q inverse, and rotation matrices are orthogonal matrices, which means कि उनके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोज होता है that is their inverse. So this essentially means कि आप Q times U times Q ट्रांसपोज कर रहे हैं and this is your relationship between U and V. सेम काम आप U भी निकाल सकते हैं V से। So U would turn out to be, अगर हम इस वाले Q को दूसरी तरफ मूव करेंगे then it would turn out to be Q is equals to Q transpose V।
ये भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो V और Q अगर आपने निकाला हुआ है तो यू कैन एक भी चीज निकाली हुई है तो आप दूसरा वाला निकाल सकते, ठीक हो गया। तो what we want to do now is basically हम ऐसा करते हैं कि पहले उसमें मूव करते हैं पोलर डिकम्पोजिशन देखने के लिए। लेट्स मूव टू स्लाइड्स, और स्लाइड्स में जाके वी कैन देन इफ वी नीड वी कैन कम बैक। तो इस वाले पार्ट में कोई बेसिक सी चीज मैंने इसलिए करा दी, मैंने कहा कि हमने पिछली बार डिफॉर्मेशन ग्रेडिंग पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स करके वी कैन हैव अ बेटर आइडिया कि क्या चल रहा है। तो पोलर डिकम्पोजिशन हमने कर दी, जो ये वाली चीजें क्यू यू और वी क्यू, अब ये समझ में आ गया हो क्या रहा है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी दी हुई है, 2 स्लाइड्स में दी हुई, और वो एसेंशियली ये है कि आपके पास कोई भी जनरल शेप है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, आइदर यू कैन रोटेट इट फर्स्ट, तो आपके पास नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेम शेप आ गई, एंड देन यू कैन स्ट्रेच इट इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां से आपके स्ट्रेच टेंसर्स की डिफरेंस का अंदाजा आपको समझ में आएगा कि हमने पहले जब रोटेशन की तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट हो गया, ठीक है। Initially it was capital E1, E2, E3. Now small E1, E2, E3 is in a different state, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट आपके ओरिएंटेशन पे। और फिर जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है, that stretching is actually happening in this new coordinate system. तो आप along small E1, small E2, small E3 अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ठीक है। स्ट्रेचिंग डज नॉट मीन कि नॉर्मल स्ट्रेचिंग होगी, इट कुड बी शेयरिंग एज वेल, ठीक है, शेयरिंग भी हो सकती है, राइट। द अदर वे इज कि आप पहले स्ट्रेच करें। अगर हम पहले स्ट्रेच कर रहे हैं, दिस मींस कि आपका जो भी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप इसके अंदर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो योर स्ट्रेचिंग इज इन कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3 डायरेक्शंस। एंड प्लीज नोट कि यहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जो इंडिकेटेड है, दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट हियर एंड हियर, ठीक है। ये सेम नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया। जो भी आपके स्ट्रेच की जो वैल्यू आ रही है पहले करने में और बाद में करने में, जो स्ट्रेच की वैल्यू आएगी, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक। एंड वंस यू हैव डिफॉर्म्ड योर बॉडी इन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन यू कैन रोटेट। ये दोनों पाथ्स आप ले सकते हैं, दोनों से एंड रिजल्ट सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी दी हुई है इन विद अ स्लाइटली डिफरेंट बॉडी, और उसमें आर यूज किया हुआ है क्यू की जगह पे। आपके पास कोई ओरिजिनल शेप है, उसको आप पहले रोटेट करा दें एंड देन उसको स्ट्रेच कर दें, या फिर पहले उसको स्ट्रेच कर दें फिर रोटेट करा दें, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हैं, यू आर वी, और एंड रिजल्ट कैन डायरेक्टली बी ऑब्टेन्ड यूजिंग एफ इज इक्वल्स टू आर यू एंड एफ आल्सो इज इक्वल्स टू वी आर, ठीक है। तो दोनों चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज करना चाहें पार्ट में। if you have anything in this, we can talk about this. Otherwise, I'm going to continue. Okay. बस इसमें ये कि हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। अगर हम रोटेशन करें तो वो सेम रहेगा, बट स्ट्रेचिंग अगर बाद में करें और पहले करें तो रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। जी, इसीलिए दोनों चीज है, बिल्कुल इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग नाम दिया। एक यू और वी हमने डिफरेंशिएट इसीलिए किया हुआ है कि अगर आप पहले रोटेशन कर रहे हैं, बाद में रोटेशन कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड रिजल्ट सेम है, प्रोडक्ट दोनों का। अगर आप आर यू प्रोडक्ट ले रहे हैं या वी आर प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों का इक्विवेलेंट एफ है, दोनों से आंसर एफ निकलता है, बट जो टेंसर यू है या टेंसर वी है वो आपस में सेम नहीं है, वो दोनों डिफरेंट, इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसको देखने के लिए let's just come back here. I just need to talk about something. Let's come back. So if we take this thing, F transpose F. By the way, इसको हमने define किया हुआ पहले. This was referred to as C, which was a right Cauchy stretch tensor. ठीक है, इसी तरीके से F transpose करते थे, which was B, the left Cauchy stretch tensor. ठीक है. तो this F transpose F, when we consider F equals to RU या फिर QU ले लो, RU ले लो, ठीक है.
how would I write this? So what we need to do is basically कि हमें पहले f दोनों जगह पे रिप्लेस कराना पड़ेगा, and we have talked about this part before कि अगर आप एक किसी मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों मैट्रिसेस ट्रांसपोज हो जाते हैं, बट उनका ऑर्डर रिवर्स होता है. So essentially what we're going to have is going to have U transpose times R transpose R times U. Okay, we have said also that R inverse is equals to R transpose. Okay, which means that this thing is going to be a second order identity, and our F transpose F is equals to U transpose U. We sometimes also write this as U square. U square भी कहते हैं transpose U. एक हमने ये चीज निकाली है because we now need to somehow find U. ठीक है, अभी हमने U निकालने का तरीका देखना है. Similarly, अगर मुझे V निकालना होगा तो मैं I'll start with B. ठीक है, F ट्रांसपोज उससे भी शुरू कर सकते हैं. You can see that as well. आइडिया सेम होगा. ओनली दिस U और U ट्रांसपोज यहाँ पे V राइट साइड पे V आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे V आ जाएगा और राइट साइड पे V ट्रांसपोज आ जाएगा. दैट इज नॉट द डिफरेंस. ठीक है जी. F ट्रांसपोज F इज इक्वल्स टू U स्क्वायर. एक ये चीज हमें पता चली. हमें अभी तक अपने U के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट वी नाउ नो कि अगर मुझे मैं U का U से प्रोडक्ट लूं, दैट इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ F विद F. So we now have a source where we can actually go ahead and derive U. एक हमें सोर्स पता चल गया. इस सोर्स को यूज करने के लिए अब नाउ वी नीड टू नो कि हमें किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट लेना है. हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे हम लोग? एनी आइडियाज? लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने काम किया हुआ है, तो any ideas, Safa? सर बोथ साइड पे हमें करना पड़ेगा. नहीं, देखें मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट तो हम अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस तरीके से बना हुआ है तो लेट्स अज्यूम के मल्टीप्लाई कर लेंगे. देखें अगर हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास f, हमने f की बहुत सारी एग्जांपल से भी देखी ना. अब f की अगर लेट्स से हमारे पास f आ रहा है समथिंग लाइक दिस. इसका ट्रांसपोज किया मैंने और इसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया. दिस इज गोइंग टू हैव वैल्यूज, ऑल फोर वैल्यूज. यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है आपके पास. आई वांट टू जस्ट राइट समथिंग रैंडम नंबर्स में लिख रहा हूँ. दिस डज नॉट मीन कि कोई ना कोई वैल्यू. और लेट मी इवन जस्ट स्किप x y एकदम यूज कर रहे हैं. लेट्स जस्ट से कि a है, b स्क्वायर है, कुछ भी. ठीक है, देयर इज सम वैल्यू है. इसका इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स डायरेक्टली. जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना, वो दैट मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस. अगर आपके पास मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल टर्म्स हैं, देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज सिंपली a00b. ठीक, तो हमें जो चीज करनी पड़ेगी वो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस मैट्रिक्स को, जो भी हमारे पास F ट्रांसपोज F आ रहा है, इसको हमें we need to convert this thing into a diagonal matrix first and take the square root of the diagonal matrix, and once we do that then we can bring our results back to a full matrix. और ये जो पूरा प्रोसेस है, this is essentially an eigen value problem. हमने सिर्फ आइगन वैल्यूज निकालनी. आइगन वैल्यूज हम निकालेंगे किस वेक्टर की, तो आइगन वैल्यूज आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. हम कहेंगे हमारे जो भी आइगन वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर. उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो लेट्स से दिस इज आवर लैम्डा. द स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा वुड बिकम λ1, λ2, λ3. और then we can
कन्वर्ट द आइगन वैल्यूज बैक टू द फुल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जब आइगन वैल्यूज निकल रही है तो उसके साथ में आइगन वेक्टर्स भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसके ट्रांसपोज और उससे आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराते हैं, यू कैन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो आई शो यू दिस थिंग, इसकी बेसिक जो फॉर्मूला वो दिखाते हैं, एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी डन डायरेक्टली इन मैटलैब। तो वो सिंपल सा जो मैटलैब का कोड है, मैंने पिछली बार पाइथन पे दिखाया था आप लोगों को, मैं मैटलैब में उसको कर लिया बिकॉज आप लोग मैटलैब प्रॉब्लम ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं मुझसे। तो आई शो यू द मैटलैब पार्ट इज वेल, बहुत ही सिंपल होता है, आइगन वैल्यू का बेसिक सा फंक्शन है, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। और तो ये प्रॉब्लम जो होगा, दिस प्रॉब्लम वोंट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल होगा हम लोगों के लिए, बिकॉज द एंटायर सॉल्यूशन is based on an eigenvalue problem which can be solved very quickly on a computer, तो हम लोग को उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अभी जो हमने बात की वो हमने बात की कि हमने बोला कि हमारे पास जो C निकल के आ रहा है, C what was C was F transpose F। This is U square, तो हमें बेसिकली C का स्क्वायर रूट लेना है, और C के स्क्वायर रूट लेने के लिए we have to calculate the eigenvalues and the eigenvectors of this C। इसमें एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का right, what I was saying is कि there is an important point here which we need to remember is that कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है A, जैसे C की बात करें, जब आप C की आइगन वैल्यू को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर आपके पास दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक आपके पास आइगन वैल्यूज आ रही होंगी और आइगन वेक्टर्स भी आ रहे हैं। इन वेक्टर्स को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। आपके पास जितनी डायमेंशंस होती हैं उतने आइगन वेक्टर्स बन रहे होते हैं, जितनी आइगन वैल्यूज बन रही होंगी उतने आइगन वेक्टर्स बन रहे होंगे, और वी कैन अरेंज देम एज कॉलम्स टू गेट ए मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक। अगर मैं इस C का स्क्वायर रूट ले लूं, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ C ले लूं अगर, और मैं उसकी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो आपके पास आइगन वैल्यूज हैं वो इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जो C की आइगन वैल्यूज है उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ C की आइगन वैल्यूज है, बट आइगन वेक्टर्स विल रिमेन द सेम, ठीक। तो हमारा जो प्रोसीजर बनेगा इस पूरी चीज में ये बनेगा कि हम लोग C की आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स जो बन रहे हैं मैटलैब इज गोइंग टू गिव दिस मैट्रिक्स टू डायरेक्टली, कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट हुई है मैं भी दिखाता हूं आपको, और जो भी आइगन वैल्यूज निकल के आ रही हैं दे विल आल्सो बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर रूट डायरेक्टली ले सकता हूं बिकॉज इट्स जस्ट अ डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली हर टर्म का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। So we'll take the square root of this thing and then we'll find out, we'll solve the problem. ये एक बेसिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो भी किसी भी जो आइगन वैल्यूज होती है किसी भी चीज के आइगन वैल्यूज का जो मैट्रिक्स बन रहा होता है दैट इज आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स से ट्रांसपोज टाइम्स योर ओरिजिनल मैट्रिक्स टाइम्स द आइगन वेक्टर मैट्रिक्स अगेन। तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगा तो उसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, दीज विल रिमेन द सेम, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड under root C is what? Under root C is U. So we can have something like this, and then U becomes, we can take this here and we can take this here, सही है। इन दोनों को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ, सही। तो हमारे पास essentially जो प्रॉब्लम निकल के आती है that is going to be U equals to your eigenvector matrix multiplied by this जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसपोज ऑफ द आइगन वेक्टर मैट्रिक्स। विद दिस वी कैन सॉल्व U, और जब U निकल के आ जाता है तो आपको पास ओरिजिनली F आपको पता होगा अपने प्रॉब्लम का, U हमने निकाल लिया है तो वी कैन फाइंड आउट Q, हम U को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करा सकते हैं। एंड सिंस वी नो Q एंड वी नो F वी कैन आल्सो फाइंड आउट V इफ यू वांट, ठीक है। तो हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। That's the basic idea. तो with this एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल का सॉल्यूशन जो है मैटलैब में वो देखते हैं कैसे होगा।
हम बहुत बेसिक्स एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक सिंपल शेयरिंग की प्रॉब्लम है और उसमें वही काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो x1 डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द x2 कोऑर्डिनेट। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं डिफॉर्मेशन लीनियरली चेंज हो रही है बाय k, ठीक है। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स में कोई फर्क नहीं होगा और यहाँ पे k की वैल्यू भी 2/√3 दे दी है ताकि हमारे पास सब नंबर्स की फॉर्म में आ जाए एंड वी कैन जस्ट गो अहेड एंड सॉल्व दिस थिंग ऑन एन। डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज स्मॉल x विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X1 1 आ गया, स्मॉल x विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X2 k आ गया, 0 with respect to capital X1, 1 with respect to capital X2. थर्ड डायमेंशन में क्योंकि सेम है हम इसको 3/3 बनाए नहीं, we can convert this thing to 3/3 but we're just taking it as a 2/2 matrix because this is a 2-dimensional form. आप इसको 3/3 करके यहाँ पे 0 0 1 और ऊपर 0 0 के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 0 0 1 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और इनवर्स के अंदर 0 0 ऐड कर दीजिए, that would again be the same thing. डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट से F ट्रांसपोज F किया, हमारे पास C टेंसर आ गया, C की हमने आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर। सो दिस एंटायर सॉल्यूशन वी कैन डू ऑन मैटलैब। तो मैं अब वो खोलता हूँ ताकि आई कैन शो यू दैट प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट अनब्लॉक दिस थिंग, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने सबसे पहले अपना K डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने अपना F डिफाइन कर दिया, ठीक है। और मैटलैब के अंदर ट्रांसपोज का सिंबल इज जस्ट एन अपॉस्ट्रोफी। तो इफ आई जस्ट से F ट्रांसपोज दैट मींस कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, F apostrophe means F transpose, तो हम F transpose multiply by F करते हैं, we can store that in C. It's very very direct, आपने सिर्फ ओरिजिनली F डिफाइन करना है, बाकी सारी कैलकुलेशन मैटलैब आपको करके दे देगा। आइगन वैल्यू का फंक्शन मैटलैब के अंदर इज EIG, उसको आपको मैट्रिक्स बताना होता है, तो मैंने उसको मैट्रिक्स बता दिया C। ये आपको दो आउटपुट्स दे रहा है। मैटलैब के अंदर आपको अगर किसी भी फंक्शन से मल्टीपल आउटपुट्स लेने होते हैं तो उनको इक्वल टू से पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते जाते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। पहले वेरिएबल के अंदर इट इज गोइंग टू स्टोर द मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वेक्टर्स एंड इन द सेकंड वेरिएबल इट इज गोइंग टू दिस सेकंड वेरिएबल D is because it's a diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर इट इज गोइंग टू स्टोर द आइगन वैल्यूज ऑफ C, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे एंड देन आपके पास क्या इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व करनी है। लेट मी जस्ट गो बैक एंड शो यू दैट इक्वेशन। हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमारे पास मैटलैब के अंदर दिस थिंग इज अवर V, ठीक है, दिस थिंग इज D स्क्वायर रूट ऑफ D एंड हियर इज V transpose. So this is the problem we need to solve. We need to say V multiplied by square root of D multiplied by V transpose. This we need to do in MATLAB. We are going to do that simply by V multiplied by square root of D. Square root of D is possible because it's a diagonal matrix. Multiplied by V transpose. इससे आपके पास U आ जाएगा. F is equals to QU. So I take Q to the other side. This is also something which is very important. MATLAB के अंदर there are two ways to define inverse. You can simply say Q is equals to F multiplied by inverse of U. It works, but MATLAB treats division as an inverse as well. ठीक है, तो अगर मैं simply ये बोल दूं F divided by U, डिनोमिनेटर में जो मैट्रिक्स होता है MATLAB उसको as an inverse treat कर रहा होता है, ठीक है। तो F divided by U simply means कि F multiplied by inverse of U. This method is faster than the inverse function. अगर आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करें, this method is faster than the inverse function. MATLAB के अंदर दोनों के अलग अलग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड हैं, दिस इज फास्टर। हम लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पता चलेगा बिकॉज वी आर वर्किंग विद वेरी 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 स्मॉल मैट्रिसेस, बट इफ योर मैट्रिसेस आर इन थाउजेंड्स की डायमेंशंस में, देन इनवर्स फंक्शन यूज करने से आपका अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे, डिवीजन ऑपरेटर इज गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो ये चीज हो गई एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट V विद द सेम फॉर्मूला। VQ equals to F तक, Q को दूसरी तरफ लेकर तो V निकाल सकते हैं। तो we simply run this thing. Let me show you what MATLAB does. And let me just go like this.
तो हमने सबसे पहले जहां पे भी सेमी कॉलम नहीं आया हुआ वहां पे आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट हो, वो आउटपुट शो हो रहा होगा। तो इन चीजों का कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा बिकॉज मैंने इनको सेमी कॉलम लगाया हुआ इनको ऊपर, राइट। तो अब पहली जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इस इक्वेशन का मिल रहा है। तो वी आर गेटिंग आउटपुट्स ऑफ V एंड D, ठीक। तो हमें पता चल गया V इज गोइंग टू बी माइनस 0.886, 0.5, 0.5 प्लस 0.866, ठीक है। D मैट्रिक्स जो आपके पास आइगन वैल्यूज आ रही है दैट्स 0.333 व्हिच इज एसेंशियली 1/3 एंड 3, 1/3 और 3 दो आइगन वैल्यूज आ रही है। U निकालने के लिए हमने जहां पे V मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V मल्टीप्लाइड बाय V किया हुआ, तो हम वी कैन एक्चुअली सी द स्क्वायर रूट ऑफ V को, स्क्वायर रूट ऑफ V अगर हम देखना चाहते हैं that can also be seen, सही है। square root of V should be something else. Should be 1.9. Anyways, I'll see what the problem is. मैं देख लूंगा इस चीज को कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। U हमने निकालना था U, I think the answers are same, ये बीच में गड़बड़ कर रहा है। I'll check the answers before. Let me just go ahead and check the answers. हमारे पास आइगन वैल्यूज जो आ रही हैं दे शुड बी ओके, इट्स 1/√3, ठीक है वो वैल्यू इज फाइन। वो आई वाज रॉन्ग, 1/9 चाहिए, 1/√3 होगा तो दिस इज वो सही है, वो चीज वहां पे शो है। U जो हमारे पास आ रहा है इट्स √3/2, 1/2, 1/2, 5/2√3। इस वैल्यू को तो हम शायद वहां पे पॉइंट्स में चेक नहीं कर सकते, बाकी चीजें चेक हो जाएंगी सारी डायरेक्टली, तो वी कैन जस्ट गो बैक एंड चेक। U जो आ रहा है इट्स √3/2, 1/2, 1/2, and this is probably that 5/2√3 term, सही है। Q हमारे पास जो निकल रहा था वो √3/2, 1/2, -1/2 और 3/2 आ रहा था। Let's see whether we have this. It's also the same, ठीक है। और V भी प्रॉब्लम सही होगा, और इसको I'll post the code, but I think you should attempt it on your own. बेसिक सी चीज है, इसको देख के टाइप कर ले ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें अगर कोई इशू है तो प्लीज आस्क ताकि वी कैन मूव। ऑलराइट, ठीक हो गई। तो ये पोलर डिकम्पोजिशन वाली चीज को प्लीज देख लीजिएगा। MATLAB code is there. We have seen several examples in this, and you can try and do the polar decomposition of all of it. तो probably अगर आप वो प्योर स्ट्रेचिंग वाली एग्जांपल को चेक करेंगे या प्योर शेयर वाली एग्जांपल को चेक करेंगे तो you will find that there is no rotation in both. लेकिन अगर आप सिंपल शेयर को करेंगे you will find कि उसके अंदर रोटेशन मैट्रिक्स निकल के आएगा। सिमिलरली पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी प्योर रोटेशन, जब हम ग्रीन-लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर देखते थे। अगर आप उस केस में उस टेंसर को उस फोर्स जो आपके डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट का टेंसर निकल रहा है उसको पोलर डिकम्पोजिशन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि स्ट्रेच विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओनली यू आर गोइंग टू गेट ए प्योर रोटेशन। तो फायदा इस चीज का जो होता है कि यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि सिस्टम के अंदर एक्चुअली स्ट्रेचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस डिकम्पोजिशन गिव्स अस ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन which is useful for us when we are analyzing a system, ठीक है। Right, let's move on, and because we need to talk about some stress measures as well. वॉल्यूम चेंज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज के बारे में हमने बात यहाँ पे की थी जब हम ये कह रहे थे कि अगर हम इस तरह डिफाइन कर दें कि स्मॉल x1 इज इक्वल टू λ1 कैपिटल X1, स्मॉल x2 इज इक्वल टू λ2 कैपिटल X2, x3 इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। फिर पीछे एक एग्जांपल है जिसमें हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। इफ वी कैन कन्वर्ट दिस थिंग इनटू डिफरेंशियल फॉर्म, so we can probably define our differential volume, final differential volume
as dx1, dx2, dx3, and then we can define this each of these as their definitions above. ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आएगा टू बी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 multiplied by d capital X1, capital X2 and capital X3. ठीक है, which और अच्छा इस केस से हमारे पास जो डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट निकल के आ रहा है दैट इज लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा 3, क्योंकि आपके पास x1 सिर्फ x1 का फंक्शन है, x2 कैपिटल x2 का फंक्शन है, स्मॉल x3 कैपिटल x3 का फंक्शन है, दैट्स इट। ठीक है, तो जो आपके पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 निकल के आ रहा है, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ f व्हिच वी आल्सो कॉल द जैकोबियन, एंड दिस थिंग इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी वॉल्यूम चेंज आ रहा है दैट कैन बी रिलेटेड टू द ओरिजिनल वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ द जैकोबियन व्हिच इज द डिटरमिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेड, दैट्स इंपॉर्टेंट। और इसका मेन यूज जो है हमारे पास वो ये आएगा कि अगर हम किसी भी इंटीग्रल को फाइनल वॉल्यूम से ओरिजिनल वॉल्यूम पे लेके जाना चाह रहे हैं देन वी कैन मल्टीप्लाई द जैकोबियन विद द डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड कन्वर्ट इट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा बेहतर इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस इज इन द फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज इन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट्स द मेन यूज ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ वॉल्यूम एलिमेंट। एक एग्जांपल है इसकी छोटी सी, वो एग्जांपल इसी चीज से रिलेट कर रही है, बट हम लोग करेंगे ये कि अब हमें बार ले लें, ओरिजिनल लेंथ इज L0 एंड क्रॉस सेक्शन इज H0 बाय H0। ठीक, और हमने तीनों को डिफाइन कर दिया यहाँ पे x1, x2, x3। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल भी हमें पता है कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स पता है, लेंथ पता है, तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ है, अगर मैं इसको बोल दूं कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 0 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर रहा हूँ, देन दिस इज 0 0 h, this probably is, अगर मैं इसको y ले लेता हूँ 0 h 0 and the point at the back here, this point would be L 0 0। ठीक है, corresponding points आपके undeformed coordinate system में भी आ जाएंगे, तो this would be L0 0 0। तो जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे x1 की डिफाइन की है दैट इज वैलिड फॉर L एंड L0 as well। तो दिस वुड बी L, दिस वुड बी L0, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअली लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ठीक हो गया, हम कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे, करना क्या है एग्जांपल का फायदा ये, तो हमने ये तो बना ली कि डिफॉर्मेशन कैसे रिलेट हो रही है आपस में। व्हाट वी वांट टू सी इज कि अगर ये एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल हो जिसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, दिस मींस दैट आपका जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, व्हिच मींस जो जैकोबियन हियर नीड्स टू बी 1। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम हमने किया है कि हमने डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट निकाला है व्हिच इज गोइंग टू बी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। डायगोनल में जैकोबियन इज गोइंग टू बी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 का प्रोडक्ट। हमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यूज पता है यहाँ सारी, वी कैन रिप्लेस देम। और this h square is basically the final cross section area, h0 square is the original cross section area। तो हमने यहाँ पे सिर्फ जैकोबियन को एक रिलेशनशिप निकाली हुई है, which is we are trying to show how we can use this Jacobian in our problems। और इसका एक्चुअली आगे जाके एग्जांपल के अंदर यूज भी आ जाएगा, इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैकोबियन को बेसिकली निकाला है, जस्ट रिमेंबर as a function of the length ratio and the cross sectional area ratio। we are going to use this later on। तो अगर मेरे पास let's say कि जैकोबियन 1 है, which means कि मैं और मैं अपनी शेप को स्ट्रेच कर रहा हूँ, then I can probably find out how my area is reducing as I am increasing my length। ठीक है, because अगर मैं this is the case when I'm taking an incompressible material। ठीक है, plasticity phenomena is usually taken as incompressible। आपके पास इलास्टिक पार्ट जो होता है बॉडी का वो वॉल्यूम चेंज कर रहा होता है, प्लास्टिक पार्ट इज कंसीडर्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक का मटेरियल है जो कि सिर्फ
प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बिहेव एज एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। सिमिलरली आपके हाइपर इलास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं जैसे रबर्स वगैरह, ये यूजुअली दे टेंड टू बी इनकम्प्रेसिबल, नियरली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल जिनको ले रहे होते हैं। एनीवेज दैट्स द बेसिक आइडिया कि हम यहाँ पे सिर्फ जैकोबियन के यूज दिखा रहे थे। एक यूज वो ये है कि अगर कोई भी कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम आएगी उस केस में जैकोबियन वन आ जाएगा। In that case, we can actually relate the various dimensions together to find out how one would change if I change one. तो अगर मैं length change कर रहा हूँ तो cross section कैसे change हो रहा है, that can be related using this Jacobian formula. That's one way to use the Jacobian. The other way was कि हम लोग integrals को जैसे move कर रहे हैं from final volume to the original volume, वो काम कर सकते हैं। Area की जो change आ रहा है, not going to derivation of this. मैंने रखा हुआ था बट लेक्चर का टाइम बहुत बढ़ रहा था। दिस इज अ बिग डेरिवेशन, ठीक है, बुक के अंदर हुई है, गो थ्रू इट प्लीज। द आइडिया इज कि अगर मेरे पास कोई चेंज है एरिया के अंदर, कोई फाइनल एरिया है, उसको मैं ओरिजिनल एरिया से भी रिलेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने वॉल्यूम को रिलेट किया। बट द डिफरेंस इज वॉल्यूम इज ट्रीटेड एज अ होल बॉडी। एरिया का प्रॉब्लम ये है कि एरिया डिफाइन करने के लिए ना आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। एक आपको रिक्वायर्ड होता है उस एरिया का, जो भी आपका एरिया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस यू आल्सो नीड टू नो द नॉर्मल वेक्टर फॉर दिस। और आपका तो जो एरिया की रिलेशनशिप आएगी, तो मेरे पास कोई भी फाइनल एरिया निकल के आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू थ्री थिंग्स। जैकोबियन कितना है, दिस थिंग इज एफ इनवर्स का ट्रांसपोज, तो उसको हम एफ माइनस टी जो लिख रहे हैं, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द इनवर्स, ठीक है। एंड original normal vector जो आपके पास एरिया का आ रहा है, all of this needs to be multiplied with ds naught to convert this into the final area. इसकी derivation में नहीं जा रहा। This is just a relationship which I placed here so that there is a need for this when we get to the stresses part, ठीक है। वहां पे हमें areas को change करना पड़ेगा। जब हम ओरिजिनल एरिया के रिस्पेक्ट से कोई स्ट्रेस निकालना चाह रहे होंगे या फाइनल एरिया के रिस्पेक्ट से कोई स्ट्रेस निकालना चाह रहे होंगे, देन वी नीड दिस रिलेशनशिप देयर। तो मैंने यहाँ पे रख दी है, डेरिवेशन में नहीं जा रहा, बुक के अंदर गिवन है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट, राइट। तो अब फाइनल पार्ट जो है व्हिच वी नीड टू कवर इज स्ट्रेसेस, ठीक है। अब स्ट्रेसेस जिस तरीके से हमने कहा कि हमारे पास लार्ज डिफॉर्मेशन के अंदर there are different measures of strains. Similarly, there are going to be different measures of stress. The first one is the Cauchy stress, which is the true stress. ये हमें पता है क्या होता है। इसकी definition same है, which we have been using before in our undergraduate course. Axial force upon the deformed area, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा enhance कर रहे हैं। So the force is in the deformed coordinate system. Small xyz के अंदर force के coordinates भी उसी में ले रहे हैं, और area भी deformed area consider कर रहे हैं, ठीक है। तो both the force as well as the area are considered in the deformed coordinate system. So this is the Cauchy stress or the true stress that we have been calling it before. सही है। अगर हम differential area की बात करें तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल हमारे पास एक एरिया होगा, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, उसका कोई नॉर्मल डायरेक्शन होगी। सिमिलरली उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास एक डिफॉर्म्ड एरिया होगा, एरिया वुड हैव चेंज्ड इन साइज, हो सकता है रोटेट भी हो गया हो थोड़ा सा, तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हम फोर्स ले रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस फोर्स इज इन द डिफॉर्म्ड कॉन्फिगरेशन, सही, डिफॉर्म्ड कॉन्फिगरेशन में हम फोर्स ले रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशन अभी एक एग्जांपल है, उसके अंदर हम लोग फोर्स देख सकते हैं क्या हो रही है, राइट। सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। और अगर हम जो अपनी कॉशीज के हमने एक कंक्लूजन पढ़ा था कि हम अगर सिग्मा से ट्रैक्शन वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो जस्ट मल्टीप्लाई द सिग्मा टेंसर विद द नॉर्मल ऑफ द एरिया, तो वी कैन फाइंड आउट द ट्रैक्शन वेक्टर इफ यू वांट, ठीक है। द सेम थिंग इज वैलिड हियर। तो जो ट्रैक्शन वेक्टर निकल के आएगा, दिस ट्रैक्शन वेक्टर इज आल्सो गोइंग टू बी इन द डिफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आपका सिग्मा डिफॉर्म कोऑर्डिनेट में है, स्मॉल एन डिफॉर्म कोऑर्डिनेट में है, तो आपकी ट्रैक्शन फोर्स निकल के आती है, दिस इज आल्सो इन द डिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स।
This is the first way we define things. One thing we can do is, instead of taking the area as deformed, क्योंकि हमें deformed area पता नहीं होगा, the problem ये है कि we are trying to solve for the deformation, और problem में body की deformation निकालनी, stresses निकालने, but अगर हम deformed area के respect से stress निकालना चाह रहे हैं, but deformed area तो हमें at the beginning of the problem पता ही नहीं. So the first solution is, okay, let's keep the force in the deformed coordinate system and take the area as the initial area. Okay, so this is the force in the deformed coordinate system divided by the area in the undeformed coordinate system. This particular stress measure is called the first P-Euler-Kirchhoff stress, or we can simply refer to this as PK1 stress as well. हमारे 4 different stress measures आएंगे इस केस में, ठीक है? This thing has a physical meaning, ठीक है? इसी दोनों को physical meaning है कि हमने जो area लिया हुआ है, जिस तरीके से हमने Lagrange और Euler stresses लिए हुए थे, कि change in length divided by the original length या फिर deformed length, same काम हो रहा है. Original area या deformed area. Deformed area से Cauchy stress मिल रहा है, original area से PK1 stress मिल रहा है. ठीक? What we can do now is we can try and relate sigma and p. ठीक है? और sigma p के relationship के लिए we are going to use that area relationship जो हमने पीछे highlight की. हमने कहा कि हमारे पास जो deformed force है, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी, this thing changes to df by ds naught and this thing changes to df by dsx. ठीक? तो हमारे पास सिग्मा n टाइम्स dsx, अगर यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ मूव कर दूंगा तो दिस विल बिकम df. तो हमने वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और सेम काम हमने यहाँ किया कि p ट्रांसपोज टाइम्स n टाइम्स ds नॉट इज आल्सो इक्वल्स टू df. देन हमने जो पीछे एरिया के रिलेशनशिप पढ़ी थी, उसमें हमारे पास ये रिलेशनशिप उधर एरिया के रिलेशनशिप आ रही थी हमारे पास, वो रिलेशनशिप हमें यहाँ पे रिप्लेस करवाई है. तो हमारे पास जो n dsx निकल के आ रहा है, we have just plugged that entire thing here. तो हमने n dsx की जो रिलेशनशिप थी, j times f inverse the transpose times the normal vector in the origin point system multiplied by the original area, वो पूरी चीज हमने यहाँ पे रिप्लेस करा दी. इसमें कुछ चीजें हमारे पास दोनों साइड पे सेम है, we can compare whatever is left. तो हमारे पास n and ds naught are same on both sides. तो हमारे पास जो रिलेशनशिप निकल के आ रही है, that is p transpose equals to sigma, so it is essentially p transpose equals to sigma times j times n in f inverse का transpose. This is what we are doing. तो अगर मैं इसको दोबारा ट्रांसपोज कर दूंगा तो we are going to change the orders. ठीक है? ऑर्डर चेंज हो जाएगा. j is just a scalar quantity, डिटरमिनेंट है तो j को कुछ नहीं होगा. F inverse transpose is becomes F inverse, और sigma का transpose becomes sigma transpose, but Cauchy stress is symmetric. हमें पता है हमारा normal stress measure जो होता है, जो हम पीछे लेते आ रहे हैं, that is the Cauchy stress. It's symmetric to sigma transpose is essentially just sigma. This relationship can give us, अगर मुझे sigma पता है, मैं P-Euler-Kirchhoff stress, first P-Euler-Kirchhoff stress निकाल सकता हूँ. अगर मुझे फर्स्ट P-Euler-Kirchhoff स्ट्रेस पता है तो मैं सिग्मा निकाल सकता हूं. ठीक है? ये तो हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आ गई दोनों के बीच. जो आपके पास ये PK1 स्ट्रेस है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट इज कि दिस इज एन अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स. अनसिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा. F हमारे पास जनरली अनसिमेट्रिक होता है. अगर मैं एक अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, द आंसर इज गोइंग टू बी जनरली अनसिमेट्रिक. P is not a symmetric matrix, which is a problem, because symmetric matrices के लिए there are very well defined solution techniques available जो कि ज्यादा efficient है. ठीक है? तो this P being unsymmetric, अगर जो P जो unsymmetric हो रहा है, it makes it very difficult to use. This is not generally used
in commercial FEA software for the solution part. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं if you want. You can calculate, since आपके पास डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट भी अवेलेबल है, आपके पास कॉशी स्ट्रेस भी अवेलेबल होगा, आपके पास जैकोबियन भी अवेलेबल होगा, तो you would be able to calculate this thing, but it's not used in the solution. Solution के लिए what we can do is, क्योंकि अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, करने ये चाह रहे हैं कि हम ज्योमेट्री अपनी अनडिफॉर्म्ड वाली यूज करना चाह रहे हैं, डिफॉर्म्ड वाली यूज नहीं करना चाह रहे, तो हम DSX की जगह DS0 यूज करना चाह रहे हैं. That's right. तो अब गोल ये है कि हम इसको किस तरीके से सिमेट्रिक बना दें. जस्ट रिमेंबर कि ये क्या है. ठीक है, तो हमारे पास P is J F इनवर्स सिग्मा. तो अगर मैं इस चीज को यहां पे F से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो दिस इज गोइंग टू चेंज. ऑफ कोर्स इसकी ये चेंज हो जाएगा. इट विल बी सम न्यू क्वांटिटी बट इट विल बी सिमेट्रिक. व्हाई? बिकॉज F से नहीं, F इनवर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा. ठीक है, सेम चीज के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आप कोई से अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तरफ उसका ट्रांसपोज लेके, देन द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक. सही? यू कैन ट्राई दिस आउट कि आप कोई भी अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स लें, उसको अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराएं, द आंसर इज गोइंग टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये काम हमने यहाँ पे किया. हमने जो हमारे पास मैंने इसको गलत जगह पे लिखी बिकॉज सिग्मा तो दूसरी तरफ होना चाहिए. ठीक है, F इनवर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना. मतलब सिग्मा इज सिमेट्रिक, this is unsymmetric, this is unsymmetric, but since these two are transpose of each other, आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, this is a symmetric matrix. This stress is known as the second Euler-Kirchhoff stress or PK2 stress. This is the stress that is used in COMSOL as well for the solution of nonlinear geometric problems. As soon as you enable nonlinear geometry, COMSOL starts using this particular stress measure in its weak formulation. इसकी पूरी weak formulation second Euler-Kirchhoff stress की फॉर्म में है. COMSOL आपको Cauchy stress भी निकाल के दे देता है. If you want the stress to be calculated in the deformed shape, वो उसको कहता ये है कि आपके जो spatial coordinate system में निकाल दें, which is the deformed shape. It can give you that as well. That is a Cauchy stress. So there is a relationship between S and sigma as well. तो COMSOL solve करेगा S, but you can see sigma as well if you want. दोनों चीजें available. But अगर आप generally stress check करेंगे, that is going to be the second Euler-Kirchhoff stress in COMSOL. ठीक है? Just remember this. ये हो गया. फिर एक final type of stress है, which is not normally used, but some software use it. और वो ये है कि आपके पास क्योंकि J सिग्मा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, J is multiplying by sigma here, तो another stress measure is defined which is the Kirchhoff stress, and that is just J multiplied by sigma. That's it. तो आपके पास जो tau की relationship with the second Euler-Kirchhoff stress आ रही है, that is just simply F times S times F transpose. Simple हो गई है. तो this is there. These four measures are there. आपके पास Cauchy stress है, which is the force in the deformed coordinate system divided by the area in the deformed configuration. Then we have PK1 stress, which is a force in the deformed configuration divided by the area in the original configuration. Then we have second Euler-Kirchhoff stress, which does not really have a physical equivalent. हम physically इसको explain नहीं कर सकते. तो this you'll read this everywhere. This is written here as well. Just convenient mathematical quantities. It's not physically definable कि ये second Euler-Kirchhoff stress में area कौन सा use हो रहा है या फिर force कौन सी use हो रही है. ठीक है, तो we are just trying to make a physical stress quantity symmetric. उससे PK2 stress निकल के आया है. This does not have a physical meaning directly. कोई direct physical meaning इसका नहीं निकल के आ रहा. ठीक है, सिमिलरली अब Kirchhoff stress है, इसका भी कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं निकल गया as far as I know. ठीक है, तो
कर्शॉफ स्ट्रेस की हैंडलिंग का एक इन्होंने एडवांटेज बताया यहाँ पे, वो ये है कि अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहा हूँ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन करके, and this is in the final deformed configuration, and convert this thing into original configuration, then this would change to j times d omega naught. ठीक है, आपके पास जो deformed configuration में आ जाएगा, undeformed configuration में आ जाएगा. I can then multiply this j with sigma to just convert this thing into tau. तो आपके पास sigma epsilon d sigma times epsilon in the deformed configuration जो integral आ रहा है, that's tau times epsilon in the original configuration. तो आपके पास j की term absorb हो जाती है stress के अंदर. So that's just an advantage of using tau. It's not normally used. हम लोग जो software use कर रहे हैं, that does not work in this. ठीक है, वो different उससे use कर रहे हैं. इसमें एक और बहुत important point, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. आपके पास हर स्ट्रेस का कोई ना कोई कॉन्जुगेट स्ट्रेन मेजर भी होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास जो काउची स्ट्रेस है, दैट इज वन कॉन्जुगेट टू लोगैरिथमिक स्ट्रेन, लॉग स्ट्रेन जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई दीस टू टुगेदर यू गेट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो जो आपके पास सेकंड प्योला कर्शॉफ स्ट्रेस है, pk2 स्ट्रेस जो है, व्हिच वी आर कॉलिंग s, इसका जो वर्क कॉन्जुगेट स्ट्रेन मेजर है, दैट इज आवर ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर. यानी S डबल डॉट प्रोडक्ट विद कैपिटल E इंटीग्रल ओवर द एंटायर डोमेन, ओरिजिनल डोमेन बाय द वे. ठीक है, क्योंकि हम दोनों चीजें अनडिफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड है, मगर दोनों को अनडिफॉर्म्ड में इन दोनों का इंटीग्रल हुआ. तो if I do like this is going to give me the strain energy of the body. ठीक है, तो हर आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन बन होते हैं, they have to be used together. COMSOL यही दोनों चीजें यूज करता है. तो COMSOL, as soon as you enable the nonlinear geometry option in COMSOL, वो क्या करेगा, वो आपके पास स्ट्रेस को ट्रीट करने लगेगा एज सेकंड प्योलर कर्शॉफ स्ट्रेस, और स्ट्रेन को ट्रीट करने लगेगा एज द ग्रीन लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट COMSOL डज, एंड वी शुड नो दिस बिकॉज़ ये हमारे रिजल्ट्स, हम जो भी रिजल्ट दिखा रहे होंगे, वी शुड नो कि कौन सा रिजल्ट हम दिखा रहे हैं. ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई. एक एग्जांपल है एंड देन वी आर डन, एंड आई थिंक इसमें कोई मेजर चीज नहीं है, तो वी शुड बी एबल टू जस्ट फिनिश दिस थिंग क्विकली, एंड देन वी विल रिकनेक्ट एंड टॉक अबाउट द COMSOL पार्ट. हमारे पास जो वही एग्जांपल है बाय द वे, ठीक है, जिसमें हमने इस एग्जांपल में हमने ये बोला था कि हमारे पास xi जो है वो लैम्डा i टाइम्स कैपिटल i है, और हमने लैम्डा 1 को L अपॉन L नॉट कह दिया था, और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को हमने H अपॉन H नॉट कह दिया था, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइंड इट. ठीक है, तो हमने वहां पे ये रिलेशनशिप भी निकाली हुई थी. J1 से हमने कहा था कि हम J अगर 1 है, then we can relate our areas and lengths to each other. हम लोग एरिया निकाल सकते हैं using our lengths, कि जितना लेंथ इंक्रीज होगी उतनी एरिया ऑफ द रिड्यूस होगा. राइट, तो अगर मैं इस सिस्टम के अंदर कंसीडर करूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 1 स्ट्रेस अवेलेबल है, बाकी सारे स्ट्रेसेस 0. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ कन्वीनियंट वे टू डू इट. मैं सिर्फ शो करना चाह रहा हूं कि एक स्ट्रेस कंपोनेंट है, वो एक स्ट्रेस कंपोनेंट pk1 और pk2 स्ट्रेस में क्या होगा. We just want to do that. तो इस सिस्टम का जो सिस्टम हम ले रहे हैं, इसका डिफॉर्मेशन क्रिएटेड हमारे पास निकला था लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, 0 0 0 0 0 0. This gives me f inverse of 1 upon lambda 1 0 0, और फिर डायगोनल के अंदर होगा 1 upon lambda चल रहा है. अगर डायगोनल है तो डायगोनल मैट्रिसेस में आप डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकते हैं on the terms itself. You don't need to worry about के बाकी ऑफ डायगोनल टर्म्स में क्या हो रहा है. इसका जैकोबियन 1 है, बिकॉज वी सेड कि ये इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है. ये चीज भी डिफाइन हो गई. अब हमें प्योलर कर्शॉफ स्ट्रेस निकालना है. फर्स्ट प्योलर कर्शॉफ स्ट्रेस निकालना है. P स्ट्रेस इज J टाइम्स F इनवर्स टाइम्स सिग्मा. ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट निकाल रहे हैं. यू कैन ऑफ कोर्स ट्राई मल्टीप्लाई द एंटायर थिंग एंड सी के वो क्या निकल के आ रहा है. यू विल फाइंड कि F इनवर्स में क्योंकि सिर्फ एक टर्म है, सिग्मा में सिर्फ एक टर्म है,
तो आपके पास वो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। सिग्मा आपके पास जो बन रहा है, सिग्मा इज ओनली सिग्मा 1 1 0 0 0 0 0 0 0 सब कुछ 0, सिर्फ सिग्मा 1 1, दिस इज योर सिग्मा। तो अगर हम एफ इनवर्स ले, एफ इनवर्स इज 1 अपॉन लैम्डा 1, पहली टर्म की बात कर रहे हैं, सिग्मा 1 1 इज एफ अपॉन ए, 1 upon lambda हमने यहां से we can have a look from here, 1 upon lambda is a upon a naught, a से a cancel हो जाएगा, what we are going to get is f upon a naught. This is the definition of first Euler-Kirchhoff stress. Okay, this is the force in the deformed configuration divided by the area in the undeformed configuration. Just a proof of concept sort of thing है you have to do. अगर मैं second Euler-Kirchhoff stress निकालना चाह रहा हूँ, in that case, I'm going to solve this particular equation. Again, J is 1, sigma is f upon a. Sorry, this is f upon a. This is 1 upon lambda 1. This is 1 upon lambda 1. Okay, so this becomes 1 upon lambda 1 square. 1 upon lambda 1 की जो भी equivalent form यहाँ पे बन रही थी वो डाल दी. एक ए से एक ए आपका कैंसिल हो जाएगा, you end up with something. So basically what we are saying is कि अगर आप second Euler-Kirchhoff stress सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, what you will end up with is something जिसकी कोई physical meaning नहीं। इधर हमारे पास f upon a naught आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास f upon a naught के साथ में lambda 1 भी आ रहा है, तो this you can't actually physically define what this means. EK1 stress में it made sense, फोर्स ओरिजिनल फोर्स चल रही है जो हमारे पास कॉची स्ट्रेस में थी, एरिया चेंज हो गया, एरिया ए नॉट हो गया, बट सेकंड Euler-Kirchhoff stress does not have a clear meaning in the physical sense, ठीक है, it's just better computationally, that is why it is used, क्योंकि सिमेट्रिक होता है, इस पे आप बेहतर मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं, and there is a convenient strain measure which is compatible with this, so Green-Lagrange strain tensor is compatible with this. So we can use these two to solve our problems. That's the basic. Okay, जी. So this was just an example to highlight this जो हमने अभी काम किया. इसको आप लोग देखिएगा असाइनमेंट के अंदर भी आपने स्ट्रेस मेजर्स वगैरह निकाल लें तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट. और लेट्स जस्ट समराइज व्हाट वी डिड हियर. तो हमारे पास हमने वीक फॉर्मुलेशन नहीं देखी है इस चीज की ना, तो वी डिड नॉट हैव टाइम टू गो इनटू द वीक फॉर्मुलेशन पार्ट, तो हमने लीनियर पे काफी टाइम स्पेंड कर दिया, तो नॉन लीनियर पे हमारे पास टाइम जो है इतना बचा है. तो हमने फंडामेंटल्स देख लिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन मेजर्स क्या यूज हो रहे होते हैं, सो दैट वी हैव एन आइडिया व्हेन वी कम अक्रॉस दिस Euler-Kirchhoff stress, फॉर एग्जांपल इन द रिजल्ट्स ऑफ COMSOL, वी नो व्हाट दैट मींस. तो we have talked about the fact कि हमारे पास different stress measures हैं, strain measures हैं for geometrically nonlinear problem. आपका जो भी nonlinear strain measures हैं, जैसे Lagrangian strain जो है that is independent of rigid body rotation, but आपका जो engineering strain होता है it is not. हमने ये बात की है polar decomposition की, कोई भी अगर deformation हो, we can find out how much rotation there is in the body and how much stretching is going on in the body. ठीक है, and we saw that the deformation or the deformation gradient is related to volume change, और आपके पास area change के लिए आपके पास deformation gradient as well as उस surface normal important होता है, दोनों चीजें important. हमने 4 different stress measures की बात की थी, और ये point बहुत important है कि as soon as you start approaching very small deformations, आपके पास सारे स्ट्रेस मेजर्स से सेम रिजल्ट आना है. All of them become equivalent for very small deformations and infinitesimal rotations. ठीक है, सबसे सेम रिजल्ट आता है, कोई भी चेंज नहीं होता. So that's something which is there. ठीक है, तो with this I'm done with this part. अगर कोई चीज डिस्कस करने के लिए we can do that. Otherwise I'll start the conceptual part and talk about a problem.